morning class 10 students, welcome to the online class of physics. टॉपिक इज ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई पे स्टूडेंट्स ये मेरा थर्ड वीडियो है. अभी तक आपने क्या देखा? डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पहले देखा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ह्यूमन आई का. फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपने देखा मायोपिया. अब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नोटबुक में देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हाइपरमेट्रोपिया सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया. इसका कॉज क्या होता है? ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंसेज, मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ. लार्ज फोकल लेंथ मीन्स कि पतला हो जाना, लेंस का पतला हो जाना, थीन हो जाना. और ड्यू टू आई बॉल बींग टू शॉर्ट, छोटा आई बॉल हो जाना. छोटा आई बॉल होता है तो क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनता है. रेटिना बन करके रेटिना के पीछे बनता है. ये जो डिस्टेंस हमारा होना चाहिए वो हमारा अगर रखा जाए 25 सेंटीमीटर तो वो सही नहीं रहता है. मिनिमम डिस्टेंस जो है वो सही नहीं रहता है, तो इसके कारण हमको दिक्कत होती है. इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट को मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है. मिनिमम डिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो हम लोग को क्या करते हैं, दूर का चीज़ तो देख पाते हैं लेकिन नज़दीक का इसमें नहीं देख पाते हैं. पहले यहाँ पे था, अब क्या हो जाता है? एन पे था. पहले एन पे था, एन पे, अब एन डैश पे हम लोग ला देते हैं. तो हम लोग का इमेज यहाँ पे बन जाता है, रेटिना पे. इमेज रेटिना पे बन जाता है. तो मोर देन 25 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है? मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है. इसके लिए कौन सा लेंस हमको चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए कॉन्वेक्स लेंस. इसके लिए हमको चाहिए क्या? कॉन्वेक्स लेंस. ये मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है. ये आई पे इमेज बन गया. है ना? इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं. तो ये एन डैश वर्चुअल इमेज फॉर्म एट एन डैश. हम लोगों ने देखा है ना कि ऑब्जेक्ट के पीछे जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में वो वर्चुअल होता है. तो वर्चुअल इमेज बनता है और हम लोग का हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो जाता है. करेक्ट टू हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि hypermetropia, long sightedness or far sightedness is corrected by using spectacles containing convex lenses. When a convex lens suitable power is placed in front of the hypermetropic eye as shown in figure, then the diverging rays of light is coming from the nearby object at the near point n dash of the hypermetropic eye. Since the rays of light now appear to be coming from this eye near point n dash, they can be easily focused by the eye lens to form an image on the retina. Please note that the convex lens used for correcting correcting hypermetropia should be of such a focal length that it forms a virtual image of the object at the near point n dash of the hypermetropic eye.
हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि होल पर्पस ऑफ यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस हियर टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस स्पेक्टिकल्स में यूज होता है, इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग द इमेज ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई, जिससे कि हम लोग रेटिना पे इमेज प्राप्त कर सके। अब हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हाइपरमेट्रोपिक कैसे यूज किया, हाइपरमेट्रोपिक आई में कैसे यूज किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या फॉर्मूला है, 1/v - 1/u = 1/f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ द आई, विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा, एंड द इमेज डिस्टेंस क्या होगा नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, एज्यूमिंग दैट नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो जाएगा -25 और v हो जाएगा 1 मीटर। नियर पॉइंट जो होगा हाइपरमेट्रोपिक आई का वो हो जाएगा क्या, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ही होगा। और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ, जो कि तो फोकल लेंथ जब कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से डायोप्टर में हम लोग को पावर निकल जाएगा। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आर 2 मोस्ट कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, समझ गए ना। अब हम लोग ओल्ड एज में जो डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड एज में क्या होता है कि सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, इसका पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज हो जाता है ना। ओल्ड एज में नियर बाई ऑब्जेक्ट भी नहीं देख पाते हैं और दूर का ऑब्जेक्ट भी नहीं देख पाते हैं, इसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, ओल्ड पर्सन में होता है ना, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि एक ओल्ड पर्सन है, प्रेस बायोपिया, कैन नॉट रीड, उसको हो जाता है कैन नॉट रीड ए बुक और न्यूज़पेपर कंफर्टेबली क्लियरली विदाउट स्पेक्टिकल्स of the eye lens. The near point of the old person having presbyopia usually needs and becomes much more than 25 सेंटीमीटर away. नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। आप ओल्ड एज को देखिएगा दूर करके देखता है, हाथ फैला करके वो पेपर पढ़ता है। एक्चुअली प्रेसबायोपिया स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है जो कि ओल्ड एज में होता है, मतलब ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया है। प्रेसबायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है, इसका कारण क्या है, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई ड्यू टू ओल्ड एज। तो प्रेसबायोपिया डिफेक्ट कैसे करेक्ट होता है, सेम तरीके से होता है जैसे हाइपरमेट्रोपिया का स्पेक्टिकल्स कॉन्वेक्स लेंस से यूज करते हैं। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेम पर्सन हैज बोथ द डिफेक्ट्स। ये पॉसिबल है कि दोनों हो जाए, मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए नीचे वाला, चश्मे में जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव लेंस लगाते हैं। तो डिस्टेंट विजन के लिए ऊपर वाला ठीक रहता है और नीचे वाला नज़दीक वाले के लिए ठीक रहता है, नज़दीक को पढ़ने के लिए। तो आजकल क्या होता है, ये संभव है कि करेक्ट करें रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई, मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज और बाय अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसीड्यूर। या आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाएगा। तो आप ऑपरेशन करवाएंगे, सर्जिकल ऑपरेशन करवाएंगे तो आपको स्पेक्टिकल्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अलग तरह का एक बीमारी होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, ये मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें लेंस
of the eye of a person becomes progressively cloudy, resulting in blurred vision. In the blurred vision is called cataract. ब्लडेड दिखाई देता है, इसमें क्लाउडी हो जाता है, एक क्लाउडी लेयर हो जाता है आंख के ऊपर में, जिसके कारण ब्लडेड फिगर दिखाई देता है. कैटरैक्ट डेवलप्स व्हेन द आई लेंस ऑफ ए पर्सन बिकम्स क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन. एक झिल्ली बन जाती है जिसके कारण कैटरैक्ट, जिसको कि ऑपरेशन करके हटा देने से उस झिल्ली को कैटरैक्ट समाप्त हो जाता है. इससे विजन डिक्रीज होता है दिन प्रतिदिन. इससे टोटल लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है. तो ये सर्जरी करा लेने से ये ठीक हो जाएगा. तो कैटरैक्ट के बारे में हम लोग जाने, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जाने. अब हम लोग जानते हैं प्रिज्म के बारे में. प्रिज्म के बारे में जानते हैं. ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा फिगर होता है ये एक सरफेस होता है, दूसरा सरफेस होता है. तो ये वाला पोर्शन हम लोग लेते हैं. प्रिज्म नहीं दिखाई दे रहा है. ये एक सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होता है. ये सॉलिड होता है, अंदर से फिलअप रहता है ना. तो हम लोग जब भी ऐसे हम लोग नहीं करते हैं. हम लोग को जब भी शो करना होता है प्रिज्म की एक्टिविटी को, तो हम लोग ऐसे शो करते हैं रे डायग्राम को. तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. क्या होता है? देखिए, ये फ्रंट सरफेस है जो कि हम लोग को दिखता है प्रिज्म का. रिफ्रैक्ट कराते हैं. इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल टू परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग. नॉर्मल डालें, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ. तो ये क्या हुआ? रेयर मीडियम हुआ, और ये डेंसर मीडियम हुआ. फिर ये रेयर हुआ. तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, फिर इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं. अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा. ये इमर्जेंट रे हुआ, ये इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं. ये जो एंगल होता है डेल्टा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है. ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है. ये इंसिडेंट रे हुआ, ये इमर्जेंट रे हुआ. कैसे भी आप प्रिज्म को आप इंसिडेंट करवाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं
ये इंसिडेंट रे हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉर्मल से दूर जाएगा, सॉरी नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा और ये नॉर्मल से दूर जाएगा। नॉर्मल से दूर गया, दूसरा रे, तीसरा रे, चौथा रे, पांचवा रे, छठा रे, सातवां रे। ये क्या होता है, 7 रे लेते हैं, इंसिडेंट रे जो है वो स्प्लिट हो जाता है 7 रेज में। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर क्या होता है, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड जो है वो सबसे कम मुड़ता है, उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, वायलेट मुड़ता है। रेड जो होता है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेड का सिग्नल बनाया जाता है ना। रेड का सिग्नल बनाया जाता है क्योंकि वो काफ़ी फास्ट चलता है, डेविएट कम होता है। तो कैसे भी प्रिज्म में हम इंसिडेंट कराएं, कैसे भी प्रिज्म हम देखिए कैसे प्रिज्म में इंसिडेंट कराते हैं। यह ऐसे इंसिडेंट करा रहा है, ऐसे इंसिडेंट ऐसे आ रहा है, ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर भागेगा। देखिए कैसे भी इंसिडेंट कराएं, कैसे भी इंसिडेंट कराएं, इंसिडेंट जो इमर्जेंट जो है वो बेस के तरफ ही मुड़ेगा। कैसे भी इंसिडेंट कराएंगे, इंसिडेंट जो है वो बेस के तरफ ही मुड़ेगा। प्रिज्म का ही एक एप्लीकेशन है, क्या, रेनबो। रेनबो एक प्रिज्म का एप्लीकेशन है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है, प्रिज्म का काम करता है, और एटमॉस्फेयर में जो गैस है, डस्ट पार्टिकल है, वो स्क्रीन का काम करता है, और इस तरह से अपोजिट साइड से जो रे आ रहा है, लाइट रे, वो रेनबो फॉर्म कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार्स क्या होता है कि मान लीजिए कि स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार है, इससे रे आ रहा है ऐसे, ये लेयर है। अब इससे थोड़ा मुड़ा, फिर लेयर है, इससे थोड़ा मुड़ा, फिर लेयर है, इससे थोड़ा मुड़ा, तो क्या हुआ, आँख यहाँ से देख रहा है, तो कभी कभी ऐसे रे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लेकिन वो ऐसे चला जाता है। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण कभी रे इधर से आता है, कभी रे इधर से आता है, मीडियम में चेंज होता है, गैस और डस्ट पार्टिकल से ग्लास स्लैब टाइप का बनता है, और वो रिफ्रैक्शन का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है।
जिससे कि जिससे कि क्या होता है, हम लोग को कभी लाइट दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। डायरेक्शन हमेशा कभी इधर से लाइट आता है, कभी इधर से लाइट आता है, और डायरेक्ट मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन से ना लाइट आकर के डिफरेंट डायरेक्शन से आता है। तो इसके कारण हम लोग को लगता है कि जब डायरेक्शन चेंज होता है लाइट का रिफ्रैक्शन के कारण, तो हम लोग को लगता है कि लाइट अब नहीं आ रहा है, तो बुझ गया, दिखाई नहीं देता यानी कि हमको लगता है कि वो अब नहीं है, डिसअपियर हो गया, फिर अपीयर हो जाता है, फिर डिसअपियर होता है। द स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअली आर। द स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअली आर। स्टार जो होता है वो जैसा होता है उससे बड़ा दिखता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट भी रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्या होता है कि सनराइज हो गया रहता है, लेकिन जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे सन है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ये सन, मान लीजिए कि सन डूब गया, तो सन डूब गया तो ऐसे रे आ रहा है, रे ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम लोग को दिखता है कि यहाँ पर है, ये हम लोग को यहाँ पर दिखता है। यहाँ पे सन सेट हो गया है, सनसेट हो चुका है, लेकिन वहाँ से जो लाइट जो आता है वो रिफ्रैक्ट होता है तो उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो सन का इमेज यहाँ पे दिखाई देता है और लगता है कि अभी तक सन सेट नहीं हुआ है। ये डिलेड सनसेट है, उसी तरह से सनराइज भी होता है, एडवांस सनराइज होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट उसका एग्जाम्पल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। और द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अब हम लोग जानते हैं वाई द स्काई इज ब्लू, तो सन से जो लाइट आता है वो स्कैटर होता है, गैस पार्टिकल से, डस्ट से टकरा करके स्कैटर होता है, लेकिन हम लोग को ब्लू कलर वाला उसका लाइट ही ज़्यादा हम लोग को मतलब वो दिखता है, बाकी कलर नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग को आसमान का रंग ब्लू दिखता है ना। स्पेस में जाएंगे तो स्काई हम लोग को डार्क और ब्लैक दिखेगा ब्लू की जगह पे, ठीक है। व्हेन द सन्स अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सन्स रेड क्यों दिखता है सनसेट और सनराइज के समय में? क्योंकि सनराइज और सनसेट के समय में रेड कलर ही हम तक पहुंच पाता है, इसलिए सन का कलर जो है हम लोग को रेड ही दिखता है सनसेट और सनराइज के समय में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका चैप्टर, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों समाप्त। रिफ्लेक्शन तो मैं पहले समाप्त कर चुका हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समाप्त हुआ, जिसमें ह्यूमन आई टॉपिक था, वीडियो थर्ड था ये। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर है ह्यूमन आई। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग को बचा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। सोर्स ऑफ एनर्जी आप कोशिश करेंगे खुद पढ़ने का, वो उसमें लैंग्वेज है केवल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, न्यूमेरिकल वगैरह। तो हम लोग चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का पहले न्यूमेरिकल करें और उसके बाद लाइट का न्यूमेरिकल करें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस बात को कि सर पढ़ाते हैं, तुम लोग पढ़ करके देखो, दोस्तों को, रिलेटिव्स को आप लोग बताइए, ताकि उन लोग का भी अच्छा हो और सबका अच्छा हो। Okay students, thanks.